नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, 18 जवान शहीद, कई घायल। आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस से टकराए विस्फोटकों से भरी गाड़ी। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। पुलवामा में आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने की हमले की कड़ी निंदा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और सीआरपीएफ के डीजी से फोन पर की बात। कल करेंगे प्रदेश का दौरा। एनएसए अजीत डोभाल बनाए हुए हैं स्थिति पर नजर। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 6 में से 3 मामले दिल्ली सरकार, 2 मामले उपराज्यपाल के पक्ष में। अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले संबंधी मामले पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। और महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। खुदरा महंगाई में कमी के बाद थोक महंगाई दर भी 10 महीने के निचले स्तर पर। जनवरी में 2.76% रही थोक महंगाई दर। ईंधन और खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी का असर। और बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 18 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिससे शहीद जवानों की संख्या अब बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर स्थित अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। आतंकियों ने हाईवे पर विस्फोटकों से लदी गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले में शामिल गाड़ी में टक्कर मारी, जिसके बाद विस्फोट हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए और इसके बाद आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के वाहनों पर गोलियां भी बरसाई। हमले में कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस वक्त सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया, तब जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। हमले के बाद घाटी में कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। पुलवामा में मौजूद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अन्य कंपनियां भी अवंतीपुरा पहुंच गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक भी रोक दिया गया है और आसपास के इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकी की पहचान भी कर ली गई है, जिसका नाम आदिल अहमद है और वो पुलवामा के ही काकापोरा इलाके का रहने वाला है। अहमद पिछले साल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों के साथ पूरा देश
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने हमले में घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और आइए सुनते हैं इस मामले में हंसराज अहिर ने क्या कुछ कहा। सीआरपीएफ के जवानों की बड़ी बहादुरी साथ में वो वहाँ पर आतंकियों से लड़ रहे हैं और ये जानकर ही इस तरीके का डरपोक हमला किया गया है और इस आईडी ब्लास्ट में हमारे जवानों को जो शहादत मिली है, ये देश का हर नागरिक इसको भूलेगा नहीं। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतना कहकर भी हम सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है। ये बहुत दुखद है, हम लोगों को चैलेंज के रूप में हम इसको देखते हैं और इस घटना का हिसाब चुकता होगा और ना ही हमारी इन आतंकियों के खिलाफ की हरकतें जो करते हैं आतंकी, उसके खिलाफ की कार्रवाई रुकेगी नहीं और भी जवान अपना हौसला बुलंद करके अपने साथियों की इस शहादत का बदला भी लेंगे और इस आतंकियों को समाप्त करने का जो हमारा निर्धार है उस पर हम डटे रहेंगे। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हर हमेशा जवानों को अपडेट करने की कोशिश की है, नए नए इक्विपमेंट देने की भी कोशिश की है। कहीं ना कहीं भी इंटेलिजेंस की बातें आती है और इस तरीके से डरपोक आतंकियों ने एक प्लानिंग के साथ में इस घटना को अंजाम दिया है और ये हम मानते हैं कि हमारे बहुत वीर जवानों को शहादत बलिदान देना पड़ा है। ये दुखद है, इसकी निंदा भी हम करते हैं, लेकिन चैलेंज के रूप में इसको देखा भी जाएगा। और इस खबर पे आपको बता दें कि लगातार ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरुण जेटली ने इस हमले को कायराना हरकत बताया है और इसकी कड़ी निंदा की है। अरुण जेटली ने ट्विटर पर संदेश लिखते हुए शहीदों की बहादुरी को सलाम किया है। उन्होंने लिखा कि मुश्किल वक्त की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। अरुण जेटली ने घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि आतंकियों को उनके इस जघन्य अपराध के लिए बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलवामा में जवानों की शहादत पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गहरा शोक जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले से वो स्तब्ध हैं। उपराष्ट्रपति ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और उधर जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले पर दुख जताया है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हमले की कड़ी निंदा की है और शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर इस हमले की कड़ी निंदा की और घायलों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति सहानुभूति भी प्रकट किया। और इधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि हमारे कई जवान शहीद हुए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस विभत्स हमले की निंदा करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। पुलवामा अटैक पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से फोन पर बात की है। राजनाथ सिंह को कल पटना में एक जनसभा में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपना बिहार दौरा रद्द कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है और पुलवामा अटैक पर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और आइए सीधा रुक कर लेते हैं हम न्यूज़ रूम का। क्या कुछ ज़्यादा जानकारी इस वक्त आ रही है? हमारे साथ हमारे संवाददाता के.एम. शर्मा जुड़ रहे हैं। के.एम., इस वक्त हमारे पास क्या कुछ जानकारी मिल रही है बिल्कुल ताज़ा इस हमले से जुड़ी हुई? अभिलाषा, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अभी इस पे काफ़ी गंभीरता से बैठक की जा रही है, जिसमें
अजीत डोभाल जी के यहाँ भी बैठक हो रही है, जिसमें काफ़ी होम मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और साथ साथ एक बैठक जो है वो सत्यपाल मलिक के यहाँ भी बैठक हो रही है, जिसमें वहाँ पे डीजीपी पुलिस और एलाइड ऑफिसर्स को बुलाया गया है, जिसपे ये स्टॉक लेने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले के बाद और कोई जो नुकसान है उसको कम से कम रोक दिया जाए और ऐसी कोई स्थिति नहीं हो जिसमें सिविलियंस को या और किसी को नुकसान हो। मेरी अभी बात हुई थी वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि उस ब्लास्ट के बाद इंक्वायरी चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो घायल हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। जी बिल्कुल। केएम, अगर हम बात करें जवानों की जो घायल हैं उनके इलाज में इस वक्त सभी लगे हुए हैं, लेकिन जो डेथ टॉल है क्या वो संख्या इस वक्त उसके बारे में कोई अपडेट हमें मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उरी से बड़ा हमला है ये। देखिए, संख्या के बारे में अभी यही कहा जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 के करीब लोग घायल हैं, जिसमें 3 लोग क्रिटिकल बताए जाते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें कोई चिंता की जाए। कहा यह जरूर जा रहा है कि उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बात यहाँ तक हुई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको दिल्ली भी इवैक्यूएट करके वहाँ पर लिया जा सकता है, उनको दिल्ली भी भेज सकते हैं। जी, सवाल यहाँ ये भी है कि जो इंटेलिजेंस है उनके पास अभी क्या कुछ जानकारी मिली है? इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया गया? क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के पास इनपुट्स होते हैं, क्या जानकारी इस बाबत मिल रही है कृष्ण मोहन जी? देखिए, जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और उसके बाद जो आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया गया। अवंतीपुरा की घटना हुई है, उसके आसपास जितने राजमार्ग के इलाके वहाँ पे चाक चौबंद सुरक्षा को करके और जगह जगह वहाँ पे चेकिंग की जा रही है ताकि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, जिस आदिल की हम बात कर रहे थे, उनके और भी कोई सहयोगी ऐसे किस फिराक में नहीं जो जम्मू को दहला दे या वहाँ पे कोई नुकसान करे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को जानकारी दी जा रही है कि चीज़ें बिल्कुल काबू में है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, सबने कहा कि हम दुख की इस घड़ी में जवानों के साथ हैं, उस जो घायल परिवार के साथ हैं, तो उसको काफ़ी जितना डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था उसको करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जो घायल है पहले उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और पुख्ता इलाज हो सके। बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे संवाददाता रविंद्र शेरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है, खासतौर पे जो अस्पताल में भर्ती हैं हमारे जो जवान, उन्हें लेकर क्या डेथ टॉल के बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी? क्या कुछ जानकारी? जी अभिलाषा, जिस तरीके से अभी खबर आई है वहाँ जम्मू कश्मीर के पुलिस सूत्रों के हिसाब से उसके अनुसार जो शहीदों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है और करीब 30 जवानों के शहीद होने की खबर जो है वो अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है। अभी तक सीआरपीएफ की तरफ से इस पर कोई अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ है कि जो शहीद हुए हैं उनकी सही संख्या कितनी है, लेकिन क्योंकि स्थिति जिस तरीके से गंभीर बनी हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन उस इलाके में जारी है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सेंसिटिविटी अभी तक वो जो है वहां उस इलाके में बनी हुई है। और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है। अजीत डोभाल खुद जो है वो बैठक लेकर के जो एजेंसीज की जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और ये जो आतंकी हमला हुआ है जो कि श्रीनगर से महज 20 किलोमीटर दूर पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में हुआ है, जो कि काफी महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाले जो हाईवे है वहां पर जो आदिल अहमद डार नाम का शख्स बताया जा रहा है, जो कि आतंकवादी के तौर पर जैश ए मोहम्मद ने जिसकी जिम्मेदारी ली है और जिसका नाम जारी किया है वहां जम्मू कश्मीर के एक लोकल मीडिया हाउस को, उसके हिसाब से पुलवामा का रहने वाला ये आदिल अहमद डार था जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और जिस बस के साथ टकराया है जम्मू का डीजी सीआरपीएफ आरआर भटनागर का कहना है कि करीब 2500 जवानों का काफिला जो कि अलग अलग बसों में और दूसरे वाहनों में जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, उस पर यह हमला हुआ है। और कई दूसरे वाहन जो कि इसमें शामिल थे, इस काफिले का हिस्सा थे, उन पर भी जो है क्षति पहुंची है। और आदिल अहमद डार जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी बताया जा रहा है, उसके साथ कितने और लोग थे, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी वो शुरू हो गई है और उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल जम्मू से श्रीनगर जाने वाले राजमार्ग को भी कई जगह से बंद करके और उस पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और प्रधानमंत्री खुद जो है
उन्होंने गृह मंत्री से बात करके पूरी स्थिति का जायजा जो है अभी ले लिया है और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के हैं और इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और घायलों के बारे में जिस तरह से खबर आ रही है कि सेना का जो अस्पताल है उसमें उनको भर्ती किया गया है और लगातार जो है दिल्ली के संपर्क में कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर बना हुआ है और आगे इस पर लगातार जो अपडेट्स फिलहाल आ रहे हैं उनके लिहाज से यही कहा जा सकता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उनका कल कश्मीर जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने अपने जो भी प्रोग्राम थे वो सारे कैंसिल कर दिए हैं और इस घटना को लगातार चाहे राजनीतिक नेता हों या दूसरे क्षेत्र के तमाम लोग जो है इसको कायराना हरकत एक मान रहे हैं और हिंदुस्तान की फौजें जो हैं उनका आत्मबल गिराने की कोशिश जो है आतंकवादियों ने की है। लेकिन लगातार जो सुरक्षा एजेंसीज और उनका हौसला बुलंद बना हुआ है। गृह मंत्री ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा और किसी भी हमारे जवान का जो शहादत हुई है उसका बदला लिया जाएगा और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, आप नजर बनाए रखें और आइए हम रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से और ज्यादा जानकारी के साथ। जिस तरह से अभी रविंद्र भी बता रहे थे कि हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ले ली है और मैं आपसे जानना चाहूंगी अखिलेश कि कुछ इनपुट्स मीडिया के पास आ रहे हैं जिसमें बहुत ही ठोस सबूत मिल रहे हैं। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है हमले की जैश ए मोहम्मद ने और कनेक्शन भी पता चल रहा है उस शख्स का, आदिल जिसका नाम बताया जा रहा है। प्रतिबंधित संगठन है जैश ए मोहम्मद। क्या ज्यादा जानकारी हमारे पास इस वक्त इस हमले से जुड़ी हुई? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है वह जैश ए मोहम्मद का पुराना तरीका है और इसी तरीके से वो आपको याद होगा उरी में जब अटैक हुआ था 2016 में तो इसी तरीके से हमले हुए थे और हालांकि उस समय संख्या मारे गए लोगों की संख्या कम थी, इस बार संख्या ज़्यादा है। तो आप समझ सकती हैं पूरे विदेश मंत्रालय में और गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में, सारे में बहुत ही गंभीर तरीके से मंथन हो रहा है, हलचल भी मची हुई है। और मैं बताऊँ आपको कि विदेश मंत्रालय यह बात थोड़ी देर पहले ये बताया है कि अभी हम इस स्थिति को पूरी तरह जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के हाई कमीशन को भी अलर्ट किया गया है और इसके अलावा तीनों जो कोऑर्डिनेशन है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय का, उसमें भी बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से पहले से तय था कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलना है, 14 मार्च को उसके बारे में बात होनी थी कि किस तरीके से दोनों देश आपस में मिलकर करतारपुर कॉरिडोर को खोलें ताकि जो श्रद्धालु हैं भारत से वो चले जाए करतारपुर और वहाँ से सुरक्षित वापस लौटे। यह एक शांति पहल भारत और पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके का बड़ा हमला है और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में इस मामले पे कम से कम एक मत बनने की कोशिश हुई थी कि एक शांति प्रक्रिया करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से शुरू हो, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और मुझे लगता है कि अभी एक दो दिनों के अंदर यह पता चलेगा कि क्या इसके बारे में निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन प्रश्न जरूर खड़ा हो गया है कि अब विदेश सरकार का पूरी तरह से सरकार का मामला है कि जिस तरह से इमरान खान जब से सत्ता में आए हैं वो लगातार दो तरफा बातें कर रहे हैं और खास तौर पे कश्मीर के मामले में यह सरकार का कहना है कश्मीर के मामले में अभी तक का चाहे वो नवाज शरीफ रहे हो या बेनजीर भुट्टो रहे हो। बिल्कुल लौटते हैं आपके पास अखिलेश और अहम बयान आ रहे हैं इस वक्त जितेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं। पिछले कुछ समय से सो दे आर ऑन दी रन, इसलिए ये हताश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे कि सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर केंद्रित हमारे राजनीतिज्ञ और नेता हैं जो ऐसे अवसरों पर हमेशा अपॉलोजेटिक हो जाते हैं और खुल करके निंदा करने में असफल रहते हैं आतंकियों की और आतंकवादी घटनाओं की, और उल्टा भारतीय सेना और अर्धसेना बलों पर उंगली उठाते हैं, शायद उनकी भी कहीं आंखें खुलें, और नहीं खुलती तो फिर ये देश को फैसला करना है कि जितने देश के दुश्मन, भारत के दुश्मन विदेशी ताकतें हैं जो इन आतंकियों को समर्थन दे रही हैं, उतने ही या उससे बढ़कर के देश के भीतर बैठे हुए ऐसे राजनीतिक जो अपने आप को मुख्य धारा के राजनीतिक कहते हैं, एक ओर से भारत सरकार के चुनावों में हिस्सा लेकर के छोटी मात्रा से वोट हासिल करके वो मंत्री पद ग्रहण करते हैं, और दूसरी ओर पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकियों के बारे में इस तरह के वक्तव्य देते हैं जिससे कि हौसले बुलंद होते हैं विदेशी ताकतों को। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में
इस प्रकार का उदाहरण नहीं है। और मैं ये आग्रह करूंगा कि जहां जैसे कि कहा गया कि आतंकियों के इस काम को बख्शा नहीं जाएगा, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसी तरह उनको भी ना बख्शा जाए जो इनके विषय में खुल के बात करने में या निंदा करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। और आइए हम रुक कर लेते हैं। नसीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीनगर से स्थानीय पत्रकार हैं। नसीर, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे हम कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। सैनिक जा रहे थे, बताया जा रहा है कि छुट्टियों से लौटकर ड्यूटी पर उन्हें जाना था और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। इसमें कुछ लोकल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसे भी इनपुट्स आ रहे हैं, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे आज ये जो कॉन्वॉय सीआरपीएफ की थी वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे थी और जो ही वो पुलवामा जिले के लेटपोरा इलाके के पास एक कॉन्वॉय पहुंची तो वहां पे एक बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ और जिसमें आपको पता ही ये अभी तक 20 से अधिक सीआरपीएफ की जवानों की जानें गई हैं और कई ज्यादा जो है वो यहाँ श्रीनगर के सेना के अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। और ये जो हमला है, पहले तो ये देखा गया था कि पहले ये पता लगा था कि एक जैसे जी नसीर, चलिए हम लौटेंगे नसीर के पास और हम चर्चा कर रहे थे कि जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और अखिलेश हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप अखिलेश बता रहे थे कि पाकिस्तान का रोल भी अब यहाँ पर देखना हमें पड़ेगा। जैसे ही इमरान खान सत्ता में आए तो ये सवाल उठ रहे थे कि क्या आतंकवाद पर उनका कंट्रोल रहेगा, लेकिन इस हमले के बाद अब कई तरह के सवाल पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर भी उठेंगे। निश्चित तौर पे जो मैं बता रहा था, यही बता रहा था कि सरकार का बहुत इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी तो उससे लगा था कि इमरान खान उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन लगातार इमरान खान सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। नवाज शरीफ के समय इतना हुआ था, न बेनज़ीर भुट्टो के समय में हुआ था। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण कहें तो ये इमरान खान कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पे फ़ौज के साथ जो उनके संबंध हैं, इन संबंधों के कारण हो रहा है। और करतारपुर कॉरिडोर के मामले में भी जो उनका पूरा और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का जो बयान था वो पूरी तरह बयान इस तरीके से था जैसे वो एक क्वेश्चन फिट कर रहे हैं कि एक तरफ जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के माध्यम से ये भारत के खास समुदाय के वर्ग में एक अपने प्रति सहानुभूति अर्जित करें, लेकिन दूसरे समुदाय को भड़काएं और लगातार भारत के अंदरूनी मामलों में वे लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो। और पुलवामा में जो आज घटना घटी है, पुलवामा में घटी घटना को उसी का एक विस्तारित रूप माना जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद ये जो जैश ए मोहम्मद है, जैश ए मोहम्मद के सरगना पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि उसको बैन किया जाए, लेकिन न तो पाकिस्तान ने कभी उस पर कोई एक्शन लिया, नहीं जो पाकिस्तान के जो मित्र देश माने जाने वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया, यहाँ तक कि उससे प्रतिबंध भी लगाने की बात हो तो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अब भारत सरकार एक बार फिर नए सिरे से पाकिस्तान के बारे में जो शांति प्रयास चल रहे थे उस शांति प्रयास के बारे में एक बार फिर से पुनर्विचार करने की स्थिति आ जाएगी। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि उरी में जो घटना हुई थी, सितंबर में घटना हुई थी और नवंबर में पाकिस्तान में सार्क का सम्मेलन होना था और इस घटना के बाद सार्क सम्मेलन को रद्द कर दिया था भारत ने। और नहीं सिर्फ भारत ने बल्कि जो सार्क के सारे सदस्य हैं उन सारे सदस्यों ने भारत के साथ खड़े होकर कहा कि ऐसी स्थिति में सार्क सम्मेलन नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत के सामने एक बार फिर नए तरीके से चुनौती आई है और भारत राजनयिक तौर पे पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एक बार नए तरीके से प्रयास करेगा। और जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है, पाकिस्तान के सामने खुद दिवालियेपन का संकट आ गया है, वैसे में कौन कौन देश उनके सामने फिर से खड़ा होने के लिए तैयार होगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल अखिलेश, सही कहा आपने कि अब नए सिरे से जो है वो रणनीति भी बनानी पड़ेगी और उरी से बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है। पाकिस्तान की भूमिका भी इसमें अहम मानी जा रही है क्योंकि जैश ए मोहम्मद वहीं से ऑपरेट करता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की आ रही है वो भी आपको सुनाते चलेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो महासचिव प्रियंका गांधी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, ये सुनते हैं। शहीद जवानों के लिए और मैं उनके परिवार
परिवारों को कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है। आप हौसला बनाए रखें। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। और इधर बीजेपी के महासचिव राम माधव ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। आतंक के खिलाफ जो पिछले कुछ वर्षों में एक ज़बरदस्त हमने जंग छेड़ी है, उसकी काफ़ी बड़ी सफलता हमको मिली है। बड़ी संख्या में आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की सफलता मिली है और एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, एक प्रकार की असहाय स्थिति आज आतंकवाद के अंदर है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते इन्होंने इस प्रकार के घिनौने काम को अंजाम दिया है। इसके लिए उनको जो भी इन चीज़ों के विषय में विचार करके जो भी उचित कार्रवाई करना है, जरूर हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट करेगा। और आइए एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से। कृष्ण मोहन जी, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त सरकार का रुख क्या है और किस तरह से एक्शन में है हम और क्या कुछ जानकारी अब हमारे पास छन कर आ रही है इंटेलिजेंस के बाबत, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ले ली है हमले की, लेकिन अब कैसे अब इस पूरे मामले को देखें? क्या कुछ जानकारी सरकार की तरफ से भी दी जा रही है इस हमले में? रणनीति क्या होगी? सरकार पूरी तरह से सख्ती बरत रही है और जहां तक बात रही कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की बात की जा रही है कि पोस्ट ब्लास्टिक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, इस तरह की बात आ रही है कि लोकल का इन्वॉल्वमेंट कहीं ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि शाम का समय हो चुका है, रात होने को है अब। और जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इस स्थिति में वहाँ की चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अंधेरे में हमेशा ऑपरेशन जो है वो आतंकवादी ज़्यादा कर सकते हैं, पुलिस के लिए थोड़ी परेशानी होती है। तो जो अभी हाई लेवल मीटिंग चल रही है सत्यपाल मलिक के यहाँ, वहाँ पे सेना के भी कुछ लोग बुलाए गए हैं, सेना के कुछ लोग प्रतिनिधि के तौर पे बुलाए गए हैं, बाकी उनके जो आईजी हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग बुलाए गए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि ये इसकी कोई पुनरावृत्ति हाल फिलहाल में ना हो, इसलिए जितने राजमार्ग हैं आसपास के जम्मू और श्रीनगर के बीच के, उसको चाक चौबंद सील करके और उस पर जगह जगह पे उनकी जांच की जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि इसकी इंटेंसिटी और क्या है, इनकी कोई और योजना तो नहीं है। लेकिन फिलहाल जहां तक बात है कि हर जगह से एक ही वॉइस है कि हम शहीदों के साथ हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम जितना सख्त कदम उठाना होगा हम सख्त कदम उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन आपका पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ अखिलेश जुड़े थे। अखिलेश, आपका भी शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। इस हमले से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और फिलहाल जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जवानों की शहीदों की संख्या जो है वो 30 पहुंच चुकी है और इलाज उन्हें बेहतर से बेहतर दिया जा रहा है। और सरकार ने भी कह दिया है कि इस हमले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आतंकवादियों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ राज्यसभा टीवी में। नमस्कार।